नमस्कार, मैं वसंत पार्वती श्रीधर बोला, एक्स एयर इंडियन मुंबई। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे अपलोड की थी जो मराठी में थी। तो उसके बाद में बहुत सारे देश विदेशों से मुझे कांटेक्ट हुआ, मुझसे व्हाट्सएप पे और फोन पे उन्होंने मुझे बताया कि मराठी हमको मतलब नहीं समझ में आते तो कृपया हिंदी में और इंग्लिश में कीजिए। तो आज का जो वीडियो है मैं वो हिंदी में करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो जिनको समझ में आ जाए अच्छे से तरह से। तो इसकी शुरुआत हुई 30 मार्च 2025 को एक शाम को 5 बजे एयर इंडिया के AIESL और एयर इंडिया के AIASL स्टाफ को एक ईमेल गया जिसमें लिखा गया था कि 1 अप्रैल 2025 से आपका फ्री पैसेज सर्विस ये जो फैसिलिटी है वो बंद किए जा रहे हैं, और आगे लिखा था नो रिप्लाई, मतलब खत्म। तो उसके बाद में मैंने जो वीडियो बनाया उसमें मैंने कुछ सारी वस्तुस्थितियां आपके सामने रखी जो मराठी में थी। वही वस्तुस्थिति में आज आपके सामने अभी रखने वाला हूँ जो आपको भी हिंदी में समझाने जा रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है कि हमारे जो सर्विस एग्रीमेंट्स हुए थे जिसके मुताबिक 2013 में हमें एयर इंडिया AIATSL एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड इस कंपनी में शिफ्ट किया गया था। वहां पर जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन और सर्विस एग्रीमेंट जो हुए थे उसके मुताबिक हमारे हर कोई जो फैसिलिटी उस वक्त चल रही थी वो वहां अबाधित रखी गई थी, और हमारे रिटायरमेंट के बाद जो भी एयर इंडिया जो फैसिलिटी हमको देती है वो वैसे ही अबाधित रहेगी, ऐसा आश्वासन लिखित रूप में दिया गया है। तो ये इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप में आपको बता रहा हूँ। हमारे स्टाफ है मिस्टर RJ जोशी, जो उस वक्त ऑफिसर एसोसिएशन के शायद प्रेसिडेंट थे या ऑफिस बेरर थे। उन्होंने एक ईमेल आज एयर इंडिया मैनेजमेंट को भेजा है और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को भी भेजा है। तो उन्होंने उस वक्त के जो सर्विस टर्म्स एंड कंडीशन जो फाइनलाइज हुए थे उस बारे में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को अवगत कराया है, और उन्होंने ये मांग की है कि कृपया जो टर्म्स एंड कंडीशन वहां उस वक्त एग्री हुए थे उसको आप वहीं से फॉलो कीजिए, और स्टाफ का जो फ्री पैसेज सर्विस है जो फैसिलिटी है वो कंटिन्यू रहे। उसके बाद में जॉर्ज अब्राहम जो एयर इंडिया एम्प्लॉइज गिल्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक लेटर लिखा है 1 अप्रैल 2025 को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर इंडिया सर्विस लिमिटेड न्यू दिल्ली और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड न्यू दिल्ली। इनको उन्होंने ये लेटर लिखा है और उसमें भी उन्होंने यही मांग की है कि जो हमारे यूनियन के साथ हमारे आपके एग्रीमेंट हुए हैं वो एग्रीमेंट को आप वायलेट कर रहे हैं, आप अपने वादों से मुकर रहे हैं, तो कृपया आप अपने वादों पर अड़े रहे, आप अपना वादा पूरा करें और हमारी जो फैसिलिटीज है वो आप आगे कैरी ऑन करें। ये मिस्टर जॉर्ज अब्राहम ने एक लेटर लिखा है 1 अप्रैल 2025 को। ये तीसरा लेटर है। ये सब लेटर मैं आपको जब मेरा ये वीडियो खत्म होगा तो मैं उसमें आपके साथ उसके साथ में आपको अपलोड करूंगा। तीसरा लेटर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो उस वक्त के 2023 के सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। ये लेटर गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 10 जुलाई 2023 को गया है टू मिस्टर हर्षवर्धन, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, अकबर 28 अकबर रोड न्यू दिल्ली 110011।
इस लेटर में उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि आई वुड फर्दर लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ऑफ एयर इंडिया had been completed on 27/1/2022, and during the process of disinvestment of Air India, government had taken adequate steps to safeguard the employees' interest by inclusion of specific provisions being on the new investor in the share purchase agreement, the into bracket SPA, which inter alia includes payment of gratuity, peer benefits, medical facilities, passage rights, etc. As per the SPA, passage rights are to be provided by the Air India to its employees in accordance with the industry practice and norms. तो इसमें इन्होंने क्लियर कट एग्री किया है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो भी कोई नया खरीदार है जो एयर इंडिया को खरीदने वाला है उनसे ये नॉर्म्स उन्होंने एग्री करके ही उनको बेचा है कि ये जो वर्कर्स के राइट है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे। आगे के पैराग्राफ में वो लिखते हैं पोस्ट दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड अ स्कीम ऑफ एक्सटेंड मेडिकल बेनिफिट्स टू द एलिजिबल रिटायर्ड एंड रिटायरिंग एयर इंडिया बेनिफिशियरीज। एज पर द स्कीम आउटपेशेंट डिपार्टमेंट दैट इज इन ओपीडी फैसिलिटीज, supply of medicines and referral to CGHS specialists in empaneled CGHS hospitals is providing on similar lines as in the case of autonomous bodies, statutory bodies under the scheme's cashless OPD. Referral OPD and supply of medicines are available through the network of CGHS wellness center across the country. आगे उन्होंने लिखा है एज रिगार्ड्स द प्रेजेंट एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेटाइज्ड एयर इंडिया आर कंसर्न द एम्प्लॉयज रिलेटेड मैटर्स आर डेल्ट विद इन एनी प्राइवेट एयरलाइंस बाय देयर मैनेजमेंट एज पर देयर रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स विद वार्म रिगार्ड योर सिंसियरली ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ये उनका ये लेटर है जो मैं बाद में आपको हमारे वीडियो खत्म होने के बाद में मैं आपको उसके साथ में पोस्ट करूंगा। तो एयर इंडिया की जो पहले की मैनेजमेंट थी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने हर तरह से ये ध्यान रखा था कि डिसइन्वेस्टमेंट के बाद में स्टाफ की कोई फैसिलिटी कम नहीं की जाएगी और उनको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आज हुआ है उससे मैं आपको अवगत कराता हूं। ये तीसरा एग्रीमेंट है एयर इंडिया स्काईफैम एम्प्लॉई लेजर ट्रैवल बेनिफिट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और पॉलिसी नंबर है HR-Benefit-08 और इसका इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023 एंड डेट ऑफ नेक्स्ट रिवीजन डेट 1 अप्रैल 2024। ये एक बहुत ज्यादा बड़ा एक डॉक्यूमेंट का सेट है जो मैं आपको मतलब मेरे वीडियो के बाद में आपको दिखाऊंगा। तो इसमें भी ये सारी फैसिलिटी आगे कंटिन्यू रखने का उन्होंने हमसे वादा किया है और वो वादे के मुताबिक अब जो चीजें नहीं हो रही है तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, एयर इंडिया मैनेजमेंट और नाउ टाटा मैनेजमेंट इस पे ध्यान दे। दूसरा डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉय लेजर ट्रैवल पॉलिसी फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज। अब इसका जो है इसका जो ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर है सामने, जो मैं आपको बाद में आपके इसमें डालूंगा। तो आप सभी से यही निवेदन है कि एयर इंडिया ने जो अपने स्टाफ से, अपने रिटायर्ड स्टाफ से जो वादा किया था, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अपने स्टाफ से, अपने रिटायर्ड स्टाफ से जो वादा किया था वो इसकी वादा खिलाफी की जा रही है। अब दूसरी बात यह है कि हम जो रिटायर्ड हुए हैं अभी, जो मैं बात कर रहा हूँ, आई एम 63
मेरे साथ में 65, 70, 75, 80 और 85 इस उम्र के रिटायर्ड स्टाफ है। और हमारा जो ये ट्रैवल स्कीम्स का मुताबिक जो फ्री पैसेज है वो बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत कम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, और जिसका एयर इंडिया को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता है। आपको ये बात बता दें कि ये फ्री पैसेज जो स्टाफ को प्रोवाइड की जाती है, वो अगर फ्लाइट में अगर एक आधा सीट नहीं बिका है, खाली है, तो ही वो उसमें स्टाफ ट्रैवल कर सकता है। और फ्लाइट डिपार्चर के 1 आवर बिफोर तक, 1 घंटा पहले तक कंपनी को अपना राइट्स रहता है कि अगर उस वक्त कोई पेड टिकट वाला आ जाए और वो टिकट अगर किसी फ्री पैसेज वाले को दी होगी, तो उसको वो अपलोड करते हैं और पेमेंट किया हुआ टिकट वाले को, पैसेंजर को वो टिकट और सीट एलोकेट किया जाता है। ये इतना क्लियर है कि इसमें एयर इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। अगर सीट खाली जाता है तो ही और सिर्फ तो ही वो स्टाफ को दी जाती है। दूसरी बात, स्टाफ को जो टिकट दी जाती है वो फुल फ्री, मतलब 0 पैसा ऐसा नहीं होता है, 0 रुपीज ऐसा नहीं होता है। उसके लिए एयर इंडिया कुछ अमाउंट स्टाफ से चार्ज करती है। जैसे कि आपको बताता हूँ, मुंबई मालदीव्स मुंबई, ये मार्केट में इसका टिकट मिलता है 20 से 25 हजार रुपया, रिटर्न टिकट 20 से 25 हजार रुपया। और अगर हम स्टाफ अगर उसको खरीदते हैं तो उसका टिकट का हमें 10,000 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। तो आप उसमें से ये ध्यान दीजिए कि 10,000 रुपया भर के भी अगर वो फ्लाइट फुल होता है तो हमें उसमें सीट नहीं मिलती है। और अगर हमें सीट मिलता भी है और अगर 1 घंटा पहले अगर कोई स्टाफ पेड पैसेंजर आ जाता है तो हमको अपलोड किया जाता है। और वो ना सिर्फ बम्बई एयरपोर्ट में कि दुनिया के कोई भी एयरपोर्ट में आपको अपलोड किया जाता है। देन इट इज योर लुकआउट कि आप वहां से कैसे घर जाते हैं, कैसे आपका सर्वाइव करते हैं। तो ये हुआ फ्री टिकट का। इसी तरह ये जो हमारा मेडिकल बेनिफिट स्कीम है, मैं इसके ऊपर क्यों बोल रहा हूँ कि अगर ये फ्री टिकट के ऊपर अगर हमने आज अपना राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया तो नेक्स्ट इनका ध्यान उसी के ऊपर है, हमारा CGHS का ऊपर। तो अगर वो CGHS का अगर ये सर्विस अगर ये हमारा फैसिलिटी को अगर इफेक्ट होता है तो आधे लोग तो अपने मृत्यु से 5-10 साल पहले मर जाएंगे। क्योंकि एयर इंडिया से जो लोग रिटायर्ड हुए हैं उनकी आर्थिक हालत बहुत खराब है, बहुत खराब है। क्योंकि जो भी गवर्नमेंट स्टाफ होता है उसको सफिशिएंट अमाउंट में पेंशन मिलती है, हमें 1 रुपया भी पेंशन नहीं मिलती है। हमें जो रिटायरमेंट फंड से कुछ पैसा मिलता है उसी से हमारा गुजारा होता है। और उम्र के इतने सालों के बाद में, मतलब 60 के बाद में 65, 70, 80 उस उम्र में हमें कोई मेडिक्लेम की पॉलिसी खरीद नहीं सकते और कोई देगा भी नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा CGHS का अगर फैसिलिटी इसमें इफेक्ट होता है तो हम अपने आयुष्य के आगे के जो 2 दिन है वो हम खो देंगे और हमें बेवक्त मौत का सामना करना पड़ेगा। ये 2 चीजें हैं जो मैं आपके सामने अभी रखना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तीसरा जो क्वेश्चन है कि अभी का जो एयर इंडिया का मैनेजमेंट है वो टाटा मैनेजमेंट है। और टाटा का तो इतिहास आप सभी को मालूम है कि टाटा ने कभी भी आर्थिक फायदे के लिए कभी बिजनेस नहीं किया है, धंधा नहीं किया है। उन्होंने हमेशा नेशन फर्स्ट, नेशनलिटी फर्स्ट, अपनी जनता फर्स्ट और कामगार फर्स्ट, ऐसा ही धोरण। वो ना सिर्फ कामगार भारत के, तो दुनिया के जितने भी उनके जो कंपनीज है वहां के कामगारों का हित में उन्होंने निर्णय लिए है। और ये मुझे बताने में बहुत गर्व महसूस होता है कि क्योंकि मैंने टाटा के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। टाटा ने अपने वादा खिलाफी आज तक नहीं की थी एक्सेप्ट इन दिस मैटर। क्योंकि आज टाटा मैनेजमेंट में शायद एक नवल टाटा को छोड़ के कोई और टाटाज होंगे। अगर ये 6 महीने पहले अगर ये बात सामने आती थी टाटा मैनेजमेंट के और रतन टाटा साहब अगर उस वक्त जिंदा होते तो वो हर चीज इस बात को एग्री नहीं करते थे कि एयर इंडिया के स्टाफ के ऊपर हम ऐसा अन्याय करें। क्योंकि रतन टाटा जी ने अपने पूरे करियर में
इतने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसमें उनका आर्थिक बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन देश के प्रति, जनता के प्रति उन्होंने बहुत सारी आत्मीयता दिखाई। जैसे एक सादा उदाहरण, जब मुंबई पे आतंकवादी हमला हुआ था तो दूसरे दिन ही उन्होंने अपने हाथ में वो पूरा जो केस है अपने हाथ में लिया। केस इन सेंस ताजमहल होटल, उसका जो रिकंस्ट्रक्शन, वहां का जो लोगों जो इंजर्ड हुए थे उनका मेडिकल, उनके आगे के फ्यूचर का, तो उन्होंने सिर्फ अपने कस्टमर और अपने स्टाफ का ही ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने आगे जाके वहां के जो और लोग इंजर्ड हुए थे, जैसे कि रास्ते के ऊपर के टैक्सी ड्राइवर, भिखारी, जो भी बिजनेसमैन जो छोटा मोटा धंधा करते हैं, यहाँ तक जो कुत्ते बिल्ली जो वहां के एरिया में इंजर्ड हुए थे उनके भी मेडिकल फैसिलिटी, और जो आदमी घायल हुए, जो गुजर गए, उनके फैमिली के प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की, उनको आगे जिंदगी में खड़ा रहने के लिए आर्थिक मदद की, और वो आर्थिक मदद उनके लाइफ को आगे सिक्योर होगा उनका, इसका ऊपर उन्होंने ध्यान दिया था। तो ये इसे कहते थे टाटा। मेरा नवल टाटा जी से हाथ जोड़ के विनंती है, नवल जी आपके भी रग में टाटा का ही खून बह रहा है। आप सोचिए ये डिसीजन अगर जो ऊपर टाटा जो स्वर्ग में है अभी, उनको कितना दुख देता होगा जो ये जो डिसीजन आप कामगार विरोधी ले रहे हैं, उनको कितना दुख होता होगा। नवल जी आप प्लीज हाथ जोड़ के विनंती है आपसे, प्लीज आप इसके ऊपर एक रीथिंक कीजिए, और ये फैसिलिटी आप पूरे स्टाफ को जो फ्री पैसेज है वो और सीजीएचएस का एश्योर कीजिए कि आप मरने तक हमारे पीछे, और हमारा ज्यादा टाइम नहीं रहा है, हम आपको बताते हैं कुछ ही साल आपको हमें संभालना है, कुछ ही साल, जो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। तो इतना कह के मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, आपने इतना टाइम लेके मेरा ये जो 2 बात सुनी, और टाटा जी प्लीज रीथिंक ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच।